नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई। टॉपिक ये है कि पाकिस्तान की कोर्ट में ये बात कही गई है कि जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है वो फॉरेन टेरिटरी है, यानी कि वो विदेशी जमीन है, तो हमारी नहीं है, ऐसा पाकिस्तान के कोर्ट में कहा गया है। अब एक काम करता हूं, पहले आपको ये पूरा मसला समझा देता हूं। हामिद मीर हैं, उन्होंने ये बात कही है, तो उनकी क्लिप में सुनवा देता हूं, पहले आपको सुनिए। कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के सामने हुकूमत पाकिस्तान ने आज ये कहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है। ठीक है, फॉरेन आज मान गया ना आपकी एक फॉरेन टेरिटरी है, तो फिर ये बताएं कि वहाँ पे रेंजर्स जो है वो क्यों जाती है। और जब आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म जो है वो कहता है कि मैंने रेंजर्स को नहीं बुलाया, ठीक है, तो वो किसकी इजाजत से? तो वो किसकी इजाज़त से गया? तो अगर ये फॉरेन टेरिटरी है तो अब आपने खुद ही अहमद फराद के केस में जो कश्मीर का मसला है उसको एक नई डायमेंशन दे दिया है। सुन लिया आपने। अब इससे आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इससे पाकिस्तान का केस और कमजोर होने वाला है। अब देखिए, इस चीज को पकड़ लिया गया है, अब ये पूरी दुनिया में छाएगा, यूएन तक जाएगा और बहुत जबरदस्त काम होने वाला है। तो एक कदम हम और करीब पहुंच रहे हैं। आप प्रेशर देखिए पाकिस्तान पर, अटॉर्नी जनरल बोल रहा है पाकिस्तान का। अब ये प्रेशर देखिए कैसे बिल्डअप हो रहा है। अब धीरे धीरे कहता है ना कि भारतीयों का काम थोड़ा स्लो होता है लेकिन बड़ा सॉलिड होता है। आप देखते चलिए। तो अब इस पर पाकिस्तान की जनता, जाहिर सी बात है कि ये तो इनका दिल से जुड़ा मामला हो गया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं, आपसे अगर मैं पूछूं कि कश्मीर किसका हिस्सा है, पाकिस्तान का या इंडिया का? देखें, कश्मीरियों के लिए कौम मुत्तहिदा की एक करारदाद थी, उसको आप समझते हैं। ठीक है। हमने बड़ा अरसा तक कौम को एक चूरन दिया, वो था गज़वा हिंद का। अच्छा। ठीक है जी। वो चूरन जब कामयाब नहीं हो सका, हमारे अपने इदारे ही जो थे वो अपने मुल्क के खिलाफ काम करने लगे। ठीक है। उन्होंने अपनी इजारादारे कायम करने के लिए आपने देखा कि किस तरह वो मुल्क के साथ पिछले पावर 71 साल से वो रिगिंग्स भी करवा रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरी जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो जिस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि ये मुल्क अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे बना था, ला इलाहा के नाम पे, जो हमें बताया जाता है। और उस चीज़ को हमने कभी भी फॉलो नहीं किया। हमने अपना खुदा जो है वो अमेरिका को बना के रखा, ओह, हर अंदाज से, हर तरह से। ठीक है। आज भी आप देख लें कि जो रजीम चेंज हुई है, ये जो गवर्नमेंट करंट आके बैठी हुई है, मुझे अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा किसी से डर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या है, ये वो प्रो अमेरिकन ही आके दोबारा बैठ गए, वही लोग दोबारा मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं। कश्मीर का आपने सवाल किया, ठीक है। कश्मीरियों के लिए आपने जितनी फौज इकट्ठी की, किसके लिए इकट्ठी की थी? कश्मीर के लिए इकट्ठी की थी। अच्छा। हिंदुस्तान के अगेंस्ट जी के वो कश्मीर को आज़ाद नहीं करता। अच्छा। हमने इस फौज को कितना बजट दिया आज तक, अच्छा। उसका नतीजा क्या निकला? आज तक 70, 71, 72 सालों में कश्मीर आज़ाद करवा सके। ठीक है। जब हमारा एक जर्नैल जो है वो ये बात आके करता है अपने मुख्तलिफ वो साफियों को बैठा के, अपने प्राइम मिनिस्टर के सामने भी, वो ये कहता है कि मेरे टैंकों में डालने के लिए मेरे पास पेट्रोल नहीं है। हाँ, ये हामिद मीर साहब ने न्यूज़ ब्रेक की थी और Exactly. ऐसे ही है। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक हम जिस जमहूरियत की बात करते हैं, निज़ाम जमहूरियत जो है वो इस मुल्क को ठीक नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि अच्छा, डेमोक्रेसी फेल है यहाँ पे? बिल्कुल फेल है। तो फिर बादशाही निज़ाम होना चाहिए? नहीं, बादशाही निज़ाम नहीं होना चाहिए। मैं फिर वही बात करूंगा, आपने मुल्क लिया था इस्लाम के नाम। ठीक है। इस्लाम का एक अपना मुकम्मल सिस्टम है। अच्छा। एक निज़ाम है जिसके तहत गवर्नमेंट्स भी बनती है, मजलिस अशूरा भी बनती है। ठीक है। जिसको लोग थिंक टैंक कहते हैं, जो अमेरिका आजकल आपको देख रहे हैं वो उसको यूज कर रहा है। ठीक है। अमेरिका में पेंटागन बैठा हुआ है, पूरी दुनिया में हर कंट्री का एक थिंक टैंक है। अच्छा। पाकिस्तान में इस्लाम में उसको मजलिस अशूरा कहा जाता है। ठीक हो गया। यानी आपका कहने का मतलब यह है कि इनडायरेक्टली पूरी दुनिया के पावरफुल कंट्रीज जो हैं वो इस्लामिक सिस्टम को यूज कर रहे हैं, ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। सो कॉल्ड जमहूरियत बस कमाल है यार, कुछ भी बोल दो आके, कुछ भी बिलीव कर लो। इस्लाम आने से पहले इस दुनिया में तो सिस्टम चल ही नहीं रहे थे। इस्लाम आने से पहले इस दुनिया में राजा तो होते ही नहीं थे, या ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं होता था, थिंक टैंक्स नहीं होते थे, है ना? आप यही कहना चाह रहे हो ना? अरे साहब, थोड़ी रिसर्च करो। मजहब में इतने अंधे ना हो जाओ कि सच्चाई को स्वीकार करना छोड़ दो। और जब सच्चाई को स्वीकार करना छोड़ देंगे तो आप लोगों की हालत ऐसी होगी जैसे पूरी दुनिया में इस्लाम के साथ हो रही है। और इसके जिम्मेदार आप लोग हैं, क्योंकि आपने उसको बदनाम किया हुआ है। उसके अलग अलग मतलब आप लोगों ने निकाल लिए और अपने हिसाब, अपने फायदे के हिसाब से उस मतलब को थोपते हो लोगों पर। कल को कहोगे कि खाना खाना भी देखिए
इस्लाम में बताया गया कि खाना खाते हैं, हाथ से उठाकर खाना खाते हैं, ये भी बताया गया। तो सारी दुनिया इसे ही फॉलो कर रही है। मतलब एक लॉजिक होता है ना किसी चीज का। लॉजिक ये होता है कि अगर कोई चीज अभी है, क्या वो इस्लाम आने से पहले नहीं है? नहीं थी इस दुनिया में। अगर वो सिस्टम मौजूद था, फिर आप ये क्यों कहते हैं कि इस्लाम फॉलो कर रहे हैं लोग? अब हम कहेंगे चूंकि पहले से सारी चीजें मौजूद हैं और इस्लाम बाद में आया, तो इस्लाम ने सब कुछ फॉलो कर लिया। दो उसमें से अच्छी चीजें उठाई, दो उसमें से अच्छी चीजें उठाई, दो इधर से उठाया, दो उधर से उठाया, दो अपना जोड़ा और बना दिया जी। आप बिलीव करेंगे इसको? ये लॉजिकली है, फिर भी आप बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि मजहबी अफीम घुसी हुई है आपके जहन। जो सच है उसको स्वीकार कीजिए। सच स्वीकार करना आपकी बेइज्जती नहीं है, आपके मजहब की बेइज्जती नहीं है। लेकिन अपने मजहब को सबसे बेहतरीन करार देना और सामने वाले को झूठा करार देना और जबरन ये कहना कि कोई और आपको फॉलो कर रहा है, ये गलत है। बस उन्होंने एक नारा लगाया हुआ है हम जैसे कंट्रीज को काबू करने के लिए। ठीक है। अवाम के यहाँ पे आप हालात देख लें, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, महंगाई का अजीब आलम है। ठीक है। बिलावल भुट्टो की बात सुन लें तो वो कल परसों की उसकी असम्बली की तकरीर में सुन रहा था, वो अपने आप को ऐसे साफ कर रहा था जी कि ये खान साहब गलत हैं, ये मियाँ साहब गलत हैं। सिंध के हालात जाके देख लें, वहाँ पे लोगों के पास पहनने को कपड़े नहीं है, पाँव में जूता नहीं है, पीने को पानी नहीं है, तो बातें वो करता है बड़ी बड़ी। ठीक है। इस मुल्क के अवाम बेसिकली क्यों इनमें यूनिटी नहीं है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ये है कि ये मुसलमानों की औलादें हैं, मुसलमान नहीं है। अच्छा, इन्होंने कभी भी अल्लाह ये और आप बड़ी गहरी बात कर रहे हैं, मतलब reality कि है। ये मुसलमानों की औलादें हैं, यानी कि जो मुसलमान यहाँ पे आए और फिर वो सारा इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के जो पैगाम था उसको कभी उस तरह अपनाया ही नहीं। आपके मुल्क में सूद आम है, हाँ, बैंकिंग सिस्टम आम है। सूद आम है, बैंकिंग सिस्टम आम है, अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। हम लोग शाम को यहाँ पे आते हैं, आके बैठ के, ये जो कि मेरे दोस्त मेरे साथ यहाँ बैठे हुए थे, हाँ, डिस्कशन करते हैं। ये हाई कोर्ट के वकील हैं ओ, और अभी जबरदस्त। पंजाब बार का इलेक्शन लड़ने लगे हैं। जबरदस्त। हम लोग यहाँ पे आके बैठ के एक ही बात करते हैं कि जिस भी शख्स से हम सुनते हैं कि हाँ भाई मतलब आप क्या सोचते हैं, यंग जनरेशन हमारे अपने बच्चे माशाल्लाह बड़े हो ठीक गए, है। कोई इस मुल्क में रहना नहीं चाहता। इस मुल्क के हालात ये हैं कि लोग ये कहते हैं आज कि हम पे आके कोई दूसरे गोरा कब्जा कर ले, हिंदुस्तान आके हम पे कब्जा कर ले, अफगानिस्तान के वो लोग आगे कब्जा कर मुजाहिदीन, लें, जो तालिबान। ताकि हमारी कोई जान छूटे यार, हम किसी और तरफ निकलें। अच्छा। और तो किन मुल्कों में जा रहे हैं? क्या वो यमन में जा रहे हैं? क्या वो सीरिया में जा रहे हैं? क्या वो अफगानिस्तान में जा रहे हैं? क्या वो ईरान में जा रहे हैं? क्या वो लेबनान में जा रहे हैं? आप तो उसी सिस्टम के वाले देश में जा रहे हैं जिस सिस्टम का जिक्र कर रहे थे कि बैंकिंग सिस्टम है, सूद का सिस्टम है। आपको यूरोप जाना है, आपको कनाडा जाना है, आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, आपको अमेरिका जाना है, आपको ब्रिटेन जाना है। जा तो आप उन्हीं मुल्कों में रह रहे हैं क्योंकि वहां पे बेहतर जिंदगी है। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि यहां पे देखिए कुछ इस्लाम फॉलो नहीं हो रहा और ये तो सिर्फ मुसलमानों की औलादें हैं और ये हैं और वो हैं, सूद का निजाम चल रहा है, ये सारे निजाम तो वहां भी चल रहे हैं और आप उन्हीं निजाम में जा रहे हैं क्योंकि वहां पे लग रहा है कि वहां पे लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो यानी कि इस तरह से आप अपने ही फिर से इस्लाम को आपने बदनाम किया और कमजोर बताया। अभी आपने काउंटर कर दिया अपनी ही चीज को। तो फिर आप उन मुल्कों में ना जाए ना जहां पे सूद चलता है, जहां पे बैंकिंग सिस्टम है, जहां पे सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है। जाए ना सऊदीया, जाए ना यूएई, यमन जाएं, सीरिया जाएं, इराक जाएं, ईरान जाएं, लेबनान जाएं, सूडान जाएं, सारी इस्लामिक कंट्री में 58, वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? कतर जाएं? नहीं। गाली भी देंगे आप उसी सिस्टम को और उसी सिस्टम में जाकर रहने के ख्वाहिशमंद भी होंगे। वाह, ये दोगलापन है, ये दोगलापन है आप लोग का, इसीलिए आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं। बुराई जो है, जो कोई भी प्रॉब्लम होती है उसका आगाज जो है इंसान के अपने अंदर से होती ठीक है। है। अगर आपका अंदर साफ है तो फिर आपकी सारी चीजें साफ हैं। ठीक हर है। बंदा ही जो है वो कल्प्रेट हुआ पड़ा है। वजह क्या है कि इस्लाम से और दीन से दूरी है। अच्छा, देखें, बहुत सी चीज़ों में मैं इनसे शायद एग्री और कुछ से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन इनकी जो गुफ्तगू है और पूरा पाकिस्तान के पहले उन्होंने जो सा वो ठीक है, कोई एक मुसलमान बता दे कि किसने उसे इस्लाम और दीन से दूर किया है। कोई एक मुसलमान बताए, मुंह उठाए, मुंह में पान दबाए चल देते हैं कहने इस्लाम से दूरी है, दीन से दूरी है। अबे तो दूर किसने किया है तुम्हें? किसने तुम्हारी कनपट्टी पे बंदूक रखा है कि तुम इस्लाम से दूर हो जाओ, दीन से दूर हो जाओ? किसने तुम्हारे गले पे तलवार लगा रखी है कि तुम इस्लाम से दूर हो जाओ, दीन से दूर हो जाओ? और अगर कोई है तो उसके खिलाफ टीएलपी वाले निकलते क्यों नहीं कि तुम लोग दीन से दूर कर रहे हो?
इलॉजिकल बातें करते हो यार तुम लोग। 98% इस्लामिक देश वाली शहर में बैठकर बंदा कहता है कि इस्लाम और दीन से दूरी हो गई। अरे कौन है वो जो दूर कर रहा है? नाम तो बताओ। सरकार दूर कर रही है, सेना दूर कर रही है, तुम्हारे लोग दूर कर रहे हैं, मौलवी दूर कर रहे हैं, मौलाना दूर कर रहे हैं, यहूदी दूर कर रहे हैं, हिंदू दूर कर रहे हैं, क्रिश्चियन दूर कर रहे हैं, बाहर का कोई देश दूर कर रहा है। कौन कर रहा है? नहीं, इसका कोई जवाब नहीं। सा वो गवर्नमेंट के सिस्टम को डिस्कस किया, फिर पाकिस्तान की पब्लिक को डिस्कस किया, कश्मीर को डिस्कस किया और बड़े बेहतर अंदाज में। अच्छा, आपने बोला, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है या हिंदुस्तान का हिस्सा, उसका आपने डायरेक्ट जवाब नहीं दिया। कश्मीर जो है देखा जाए जी, तो जब उसकी डिवीजन हुई थी तो अच्छा। उसके क्योंकि देखें ये मुल्क जब बने थे दो, तो यहाँ पे इनके बनने की मेन वजह ये थी, ये दो कौमी नजरिए के तहत बने टू थे। नेशन थ्योरी। उसमें मेन चीज ये थी कि आप जो मुसलमानों, जहाँ पे मुसलमानों की तादाद ज्यादा है ठीक वो है। लाके पाकिस्तान को दे दिए जाए, अच्छा, जहाँ पे हिंदुओं की तादाद ज्यादा है वो हिंदुओं को दे दिए जाए। ठीक है। अच्छा, अंग्रेज की कौन से दस्तावेज में लिखा है, कौन सा मुआयदा हुआ, ये वो पेपर कोई मुझे दिखा दे, वो पेपर मुझे कोई दिखा दे जिस पर मुआयदे पर दोनों तरफ के लोगों ने दस्तखत किए हों कि जहां पे मुसलमान ज्यादा हैं वो इलाके पाकिस्तान को, और जहां पे हिंदू ज्यादा हैं या दूसरे धर्म के लोग ज्यादा हैं वो भारत को। कौन से ऐसे पेपर पर दस्तखत हुए? फिर तो ऐसे में तो पूरा पंजाब हमारे को आना था। पूरा पंजाब तो हमारे को आना था, क्योंकि वहां पे मुसलमान कब थे? वहां पर तो सिख और हिंदू ज्यादा थे। सारी इमारतें वहां पे जाइए, बड़ी बड़ी सारी वो सरगंगा राम और ये इन सब की हिंदुओं की बनाई हुई हैं, हिंदुओं के बाजार थे। तो पंजाब तो पूरा हमारे आना था, दिया आपने पंजाब। ये लॉजिक नहीं था सर, ये लॉजिक नहीं था। इसकी एक पॉलिसी को आप अगर फॉलो करें हाँ हाँ, तो जिस खिते का या जिस एरिया का राजा हिंदू था, हाँ, आपने उनके इमाम की बात नहीं सुनी। ठीक है। वहाँ पे इमाम मुसलमानों की ज्यादा थी। हम्म, वो पाकिस्तान का हिस्सा है, वो इंडिया का हिस्सा नहीं है। ठीक है। अच्छा, आपके बकौल पाकिस्तान का पाकिस्तान का हिस्सा है, तो फिर पंजाब कहाँ नहीं दिया भाई? पंजाब में तो उतने मुसलमान नहीं थे जितने सिख और हिंदू थे, और वहां का राजा सिख था। पंजाब का राजा सिख था तो सिखों को जमीन मिलनी चाहिए, वो तो सिखों की जमीन है। ऐसा है, लेकिन यही बात है कि मैं भी अगर बात करूं, मैंने भी अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने पाकिस्तान के टेक्स्ट बुक्स में, सिलेबस में यही पढ़ा है जी, पाकिस्तान का हिस्सा या पाकिस्तान के साथ है। मैं यही, आज टॉपिक ये है, हमें ये बताया गया कि पाकिस्तान का हिस्सा यह बताया जाता है। लेकिन आज हामिद मीर साहब ने फिर से एक न्यूज़ ब्रेक किया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमारे रियासती अदारे प्रॉपर अदालत में जाके ये कह रहे हैं कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की टेरिटरी में नहीं आता, वो एक अलग से हिस्सा है। क्या कहना चाहेंगे? ये तो आपका मतलब, मैं आपको इसके बारे में आपने शायद ये खबर सुनी हो। जी, मैंने सुनी है इसकी। इसे बोलते हैं डिप्लोमेसी। अच्छा, इंडिया ने तो उसको अपना जो भी उनका एक कानून था, मुझे 370 हटा के उन्होंने अपना हिस्सा प्रॉपर वो कह दिया, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की जो ठीक। करारदाद है उसके अकॉर्डिंगली आज भी वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी तो है। लेकिन इंडिया ये कहता है कि भाई हम किसी यूनाइटेड नेशन को नहीं मानते। इसके बारे में ये कहना ये गलत नहीं है हमारे रियासती इदारों का, जिसने भी ये बात की है ठीक मुझ है। तक पहुंची है, वो गलत इस वजह से नहीं है कि अगर हम भी उसके ऊपर ये नारा, हमारी वाम नारे लगाती है, वो बिल्कुल सही नारे लगाती है, लेकिन रियासती इदारे अक़वाम मुत्तहिदा की उस करारदाद को बरकरार रखने के लिए अगर ये बात करते हैं तो ये बात गलत नहीं करते। लेकिन अच्छा, लेकिन फिर क्या वजह है कि हमारी मशीनरी वहाँ चली जाती है पाकिस्तान की, हमारे जो उनसे अदारे हैं वो वहाँ पे जाके अगर इन्वॉल्वमेंट करते हैं। देखें, आपने लेट्स सपोज, इंडिया के साथ एक जंग की थी ना, अच्छा। 1948 की वार हुई थी। ठीक है, उसके बाद जो जितने हिस्से पे आपने कब्जा कर लिया था या है। उनको आजाद करवा दिया था, वहाँ अपनी आर्मी ले जाके खड़ी कर दी थी। वहाँ पे फिर आपकी मूवमेंट है, ठीक है, उधर आप एक, चाहे वो एक पपेट गवर्नमेंट ही होती है, लेकिन अंडर इन्फ्लुएंस वो पाकिस्तान ही होती है ना। ठीक हो गया। अच्छा, जब उन्होंने आर्टिकल 370 हटाया बकौल हमारे के, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की जो करारदाद है उसकी खिलाफ वर्जी की, तो पाकिस्तान ने क्या कर लिया? यहाँ पे आ जाती हैं आपकी फौजीदारे भी, जी, यहाँ पे Overall आपकी पाकिस्तान। एस्टेब्लिशमेंट भी आ हाँ। जाती है, यहाँ पे आपकी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं वो भी आ जाती हैं। ठीक है, ये करना उनका काम था। ठीक हो गया। इसके अगेंस्ट अक़वाम मुत्तहिदा में जाना, एक स्ट्रॉन्ग कैंपेन करना, अच्छा, वहाँ पे जाके ये बात करनी कि किसी भी तरीके से इस इशू को
अलाइव रखना ये उनका काम था। ठीक हो गया। वो अच्छा, नहीं कर पाए, इसकी मेन वजह क्या है कि उनकी जितनी जायदादें हैं, उनके जितने पैसे हैं, औलादें हैं, मालो दौलत है, वो तो सारा बाहर है। ठीक हो गया। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप चल रही है कश्मीर को लेके, जो लोग भी देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी इस वीडियो में करूंगा, वो आप उसका आंसर जरूर करिएगा। अच्छा, ये तो हमने यूनाइटेड नेशंस की बात कर ली, पाकिस्तान की बात कर ली और इंडिया की बात कर ली। अब आते हैं जी कश्मीर के लोग, जो हमारे साइड पे कश्मीर है, वो क्या चाहते हैं आपके ख्याल से? कभी आपने विजिट तो किया होगा ना? उसका मैं बिल्कुल विजिट करके आया हूँ, इनके डिफरेंट एरियाज में, नदर्न एरियाज में पाकिस्तान के मूव किए हूँ। ठीक है। सिलसिला ये होता है कि अपने मुल्क की बात कर लेते हैं। बलूचिस्तान के लोगों का आपके साथ इख्तलाफ क्या है? कभी आपने आज तक इस पे गौर किए? वो तो वो टेरिटरी है ना कि जो आपका हिस्सा है। हाँ, वो ठीक है, वो तो ये कह रहे हैं फंडामेंटल राइट्स दिए जाएं। फंडामेंटल राइट आपका हिस्सा कैसे है सर? कैसे है आपका हिस्सा? असल कब्जा किसे कहते हैं? ये बलूचिस्तान का मामला है। कोई पाकिस्तानी मुझे साबित कर दे कि बलूचिस्तान ने अपने मन से इलाहाक किया था पाकिस्तान के साथ। और जो बलूचिस्तान से लोग मुझे देख रहे हैं, क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या बलूचिस्तान ने अपने मन से पाकिस्तान के साथ इलाहाक किया? कमेंट करके जरूर बताइए मेरे बलूचिस्तान के भाइयों, जरूर बताइए। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी फौज को मोहम्मद अली जिन्ना ने भेजा, वादा खिलाफी की, खान अफकलात के साथ अटैक किया और जबरन दस्तखत करवाए इलाहाक के कागज पर। और ये मैं नहीं कहता, आपके यहां के लोग कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूं सैयद मुजम्मिल शाह, पाकिस्तान के बड़े अंक पर्सन है, वो क्या कहते हैं, और उसके बाद आपको सुनवाता हूं मैं परवेज हुदबॉय, जो आपके पाकिस्तान के न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं, उनका क्या कहना था बलूचिस्तान के मामले पर। दोनों लोगों की बातें सुनिए, तब आपको समझ में आएगा। सुनिए। हम ये देखते हैं कि अगस्त 11 1947 की जो ट्रीटी है मुस्लिम लीग और कल्लात की रियासत के दरमियान, उसमें मुस्लिम लीग इस बात को एंडोर्स करती है कि आप एक आज़ाद रियासत के तौर पे एग्जिस्ट करेंगे और हम इसको रिकग्नाइज़ करते हैं। इसीलिए 15 अगस्त 1947 को रियासत कल्लात अपनी आज़ादी का दिन मनाती है। आगे बढ़ के अक्टूबर 1947 की अगर बात की जाए तो खान कल्लात कराची का विज़िट करते हैं। बलोच कम्युनिटी वहाँ पे उनको वेलकम करती है बड़े नंबर में, लेकिन कोई डेलीगेशन पाकिस्तान का मौजूद नहीं होता। उससे उनको लगता है कि शायद ऑफिशियली मुझे रिकग्नाइज़ नहीं कर रहे कि मैं एक आज़ाद रियासत का सरबरा हूँ। ये वो विज़िट है जिसमें जना साहब पहली बार खान कल्लात को कहते हैं कि आप पाकिस्तान का फॉर्मली हिस्सा बन जाइए, जिससे वो इनकार करते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं। इनसिक्योरिटी में ब्रिटिश गवर्नमेंट से फ़ोर्स और सिक्योरिटी मांगते हैं जो उनको नहीं मिलती। और उसके बाद वही होता है जिसका खान कल्लात को भी शायद डर था, क्योंकि मार्च 1948 में पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पर पसनी, जीवनी और तुर्बत में जाकर एक ऑपरेशन किया जाता है और वो इलाके पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आ जाते हैं। तो आप ये तसव्वुर कीजिए कि दरमियान में रियासत कल्लात और चारों तरफ हमने ये देखा कि पाकिस्तान का तसल्लुत कायम हुआ। तो ये सूरत हाल देखते हुए खान कल्लात ने यही दुरुस्त समझा कि बजाय कि हम मज़ीद रेजिस्ट करें, अपने रिसोर्स को एग्जॉस्ट करें, तो पाकिस्तान का एक्सेशन डॉक्यूमेंट उन्होंने साइन कर दिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इससे जो वहाँ पर आवाज़ें थीं इस एक्सेशन के ख़िलाफ़, जैसे इससे पहले वहाँ की असम्बली से रेजोल्यूशन पास हो चुकी थी कि हमने आज़ाद रियासत रहना है, वो दब जाएंगी, वो नहीं दबी। यूं ही पाकिस्तान बना, एक मसला तो बलूचिस्तान में पैदा हो गया। बलोच ने ये कहा कि हम तो पहले से मुसलमान थे, अब हमें क्या ज़रूरत एक अलग मुल्क बनाने की। तो जिन्ना साहब ने उसी वक्त ये कहा था कि खान कल्लात से कि ये तुम्हारी अलग रियासत होगी। खैर बाद में फ़ौज को भेजना पड़ा, वो बात उधर ख़त्म हो गई। उन्होंने सच्ची बात यह है कि वादा खिलाफ़ी की, जिन्ना साहब ने वादा खिलाफ़ी की, और बलोच आज भी हमें इस बात की याद दहानी कराते हैं। तो जिन पाकिस्तानियों को लगता है ना कि वो कश्मीर का नाम लेंगे और इधर से बलूचिस्तान का नाम नहीं आएगा, आएगा और सबूतों के साथ आएगा। कश्मीर का कोई सबूत दिखा दें, कोई कागज दिखा दें जिसमें पाकिस्तान का जिक्र हो कि वो पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान का इलाका होना चाहिए। और आप कहते हैं कि फौज गई थी, अरे फौज भागी थी आपकी, वरना फौज तो वो श्रीनगर से 11 किलोमीटर दूर थी। जाके पढ़िए आपके अकबर खान, मेजर जनरल अकबर खान की किताब रेडर्स ऑफ कश्मीर, आप ही के मेजर जनरल ने लिखी है। ज्ञान ठोकने आ जाते हैं यहां पर, ज्ञान है नहीं।
जब आप उन लोगों को प्रॉपर नहीं देंगे, हाँ। उनको बकायदा जो भी उस इलाके की जो भी वहाँ से पैदावार है। आप पैदावार है उसके ऊपर आप उनको उतना पे नहीं करेंगे, उसकी रॉयल्टी नहीं देंगे, तो वो लोग फिर आहिस्ता आहिस्ता आपसे मुतनफ़र हो जाएंगे। ठीक हो गया। जब आप अपनी मर्जी की, जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट चेंज होती है वो वो उधर भी अपनी government। उधर अपनी मर्जी के लोग उधर भी लगा देती है, वही नुमाइंदे जाके मुस्लिम लीग नून के भी लग जाते हैं, पीटीआई के भी लग जाते हैं, ठीक वही है। काफ लीग के लग जाते हैं। और फिर हम ये कह देते हैं कि नहीं भाई वहाँ वो पे तो अलग जाके है। उस अवाम के क्या मसाइल हैं, उस अवाम के साथ क्या बीत रही है, उनकी बेसिक ज़रूरियात क्या हैं, जब आपको उस चीज़ का आइडिया या अंदाज़ा नहीं हो पाता। हम तो देखें ना, इस वक्त एक तरक्की याफ्ता एरिया में बैठे हुए हैं, लाहौर में बैठे हैं। लाहौर में बैठे हैं, हम लोगों के पास फिर भी खाने को अशिया हैं, हम ठीक लोगों है, के पास रोजगार है। हॉस्पिटल्स भी हैं, हम लोगों के पास यहाँ पे बाहर निकलेंगे खाने पीने की दुकानें भी हैं, ठीक है। किसी का कोई मर गया तो ट्रांसपोर्टेशन भी है, किसी की कोई शादी खुशी है तो उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उन लोगों से जिनके पास ये फैसिलिटीज नहीं है, वो मूव नहीं कर सकते एक से दूसरी जगह के ऊपर जाने के लिए, उनके पास ना ट्रांसपोर्टेशन है, ना उनके पास पानी का निज़ाम बेहतर है, ना बिजली का निज़ाम बेहतर है, वहाँ पे डिस्पेंसरीज नहीं है, कुछ भी नहीं है। और नुमाइंदे आपके सो कॉल्ड वहाँ पे जी वो कश्मीरी हमारी हुकूमत बैठी हुई है, तो कश्मीरी हुकूमत नहीं होती, वो पाकिस्तान की उनके ऊपर लागू करदा हुकूमत होती है। ठीक है। जब आप लगातार किसी कौम को 70 साल से इस इशू में उनको उनकी बेसिक जिंदगी की जरूरियात ही नहीं देंगे, ठीक है। इवेंचुअली वो आपको यही कंसिडर करेंगे कि यार हम इनके साथ नहीं रहना चाहते, ठीक है। हम इनको छोड़ देना चाहते हैं, हम अपना एक मुल्क बनाएंगे। ठीक है। अब अभी तो उनकी प्रोटेस्ट सोच भी ये है, अब तो प्रोटेस्ट। अब जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग देख रहे हैं या बलूचिस्तान से लोग देख रहे हैं, वो इसको संबंध बना लेंगे। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों, आपको क्या लगता है कि आप लोगों को यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं दी गई पाकिस्तान की तरफ से? आप लोगों को स्कूल्स क्यों नहीं दिए गए? कॉलेजेस क्यों नहीं दिए गए? सड़कें क्यों नहीं दी गई? इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं दिया गया? ट्रेन क्यों नहीं दी गई? रेलवे स्टेशन क्यों, सॉरी ट्रेन तो हो गई, एयरपोर्ट क्यों नहीं दिया गया? इसका एक ही जवाब है जो आज सामने आ गया है, आप लोग नहीं समझ पा रहे। पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा कोर्ट में? कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है, फॉरेन टेरिटरी, विदेशी जमीन है, हमारी नहीं है, हम उसे अपना नहीं समझते। तो जिसे जो अपना नहीं समझता वहां पर इतनी इन्वेस्टमेंट करेगा, वो तो वहां से जितना लूट सकता है लूट लेगा, अपना खजाना भर लेगा, अपनी जेब भर लेगा, आपको क्यों देगा? क्योंकि दस्तावेजन कानूनन वो जमीन तो उनकी है नहीं। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों, ये समझो बात। तो दूसरे की जमीन पर वो क्यों ऐसा इंफ्रा डेवलप करेंगे? आज नहीं तो कल वो जाना ही है। वो जिस जमीन का जो मालिक है वो उसके पास चली जाएगी वो जमीन। इसीलिए आप लोगों को चूरन दिया गया है इस्लाम का। वरना आप बताइए, आपके यहां डेवलपमेंट आपका हक नहीं है? क्यों नहीं किया? क्योंकि वो उन्हें अपना नहीं समझते ना। अपना समझते तो आपके यहाँ भी यूनिवर्सिटीज होती, कॉलेजेस होते, स्कूल्स होते, सड़कें होती, 5G चल रहा होता। अब कुछ पाकिस्तानी ये ज्ञान देने वाले, वो तो हमें भी ठीक से नहीं मिल रहा। अरे तो पंजाब में क्यों है? इस्लामाबाद में क्यों है? बताइए। बलूचिस्तान में क्यों नहीं है? KPK में क्यों नहीं है? पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं है? सिर्फ पंजाब ही डेवलप क्यों है? तो प्रोटेस्ट भी उधर हो रहे हैं, ये आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए। देखिए, उनको इसके बेनिफिट बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, उसकी एक वजह है क्या कि वजह? ये जो उन्होंने, अब देखें वहाँ पे भी कोई जाहिल तो नहीं बैठे, कुछ पढ़े लिखे, कुछ समझदार लोग उधर भी बैठे होंगे, बात है। उधर भी तालीम हासिल कर रहे होंगे, उनके लोग भी बाहर की दुनिया में मूव कर रहे होंगे। जब से इंटरनेट आया है, जब से सोशल मीडिया आम हुआ है, लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि मामला क्या है। उनको भी पता है कि सी पैक का रूट हमारे अंदर से होकर गुजरेगा। ठीक है। उनको भी पता है कि यार चाइना की जो ट्रेड वहां से शुरू होनी है, चाइनीज बॉर्डर से, वो पाकिस्तान से नहीं अटैच होता, वो हमारे साथ अटैच और होता है। बड़ी बात यह, उन्हें ये भी पता है कि दूसरी साइड पे क्या हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या डेवलपमेंट हो रही है, दूसरी साइड पे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आ रही है। वो जब ये चीजें सारी देख रहे हैं तो उनको इस चीज का आइडिया हो रहा है कि यार हम क्यों ना अपना एक मुल्क बना लें। वही बेनिफिट जो पाकिस्तान ने चाइना से उठाना है, हम भी उधर बैठ के उठा लेंगे। तो वजह ये है कि अगर वही फैसिलिटीज आप उनको दें तो वो कभी भी आपके बारे में ऐसा ना सोचें। पाकिस्तानियों ने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं कश्मीर के लिए, कश्मीरियों ने खुद भी दी हैं। अच्छा। हमारे बड़े मुजाहिदीन जाके वहाँ पे शहीद भी हुए। यहाँ से हर मदरसे से भी जाते थे, पाकिस्तान आर्मी के लोग भी जाते थे। ये सारी दुनिया को ट्रेनिंग होती थी, लेकिन जब तक ये क्लिप काट रही है दोस्तों, मैं इसीलिए पब्लिक रिएक्शन चैनल वालों को बहुत धन्यवाद करता हूं हमेशा। ये एक और सबूत मिला, पाकिस्तान का एक बंदा एक और ये बात कह रहा है कि हम मुजाहिदीन भेजते हैं, मतलब हम टेररिस्ट भेजते हैं, हम वहां पे हमले करवाते हैं, हम वहां पर लोगों को भेजते हैं, खून खराबा करवाते हैं। ये क्लिप काटनी है। यूनाइटेड नेशन, ह्यूमन राइट्स, हर जगह जहां जहां हम भेज सकते हैं, इस क्लिप को पहुंचाना है।
समझ गया दोस्तों, इससे हमारा केस और मजबूत हो रहा है, थैंक्स टू पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन चैनल्स। निजाम एग्जिस्ट करता रहेगा। अच्छा। इस मुल्क का कुछ नहीं बनने वाला। लोग यहाँ से सोचेंगे कि हम निकल जाएं। सर लास्ट में मुझे ये बताइएगा, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही है, कुछ पॉइंट से एग्री कुछ से डिसएग्री करता हूँ। लास्ट में ये बताइएगा 1971 में बांग्लादेश, मतलब उससे पहले बांग्लादेश के लोग भी अपने राइट्स, अपनी डिमांड्स जो थी वो आगे रखते थे कि हमें हमारा ये हक है, ये दे दिया जाए। उस तरीके से शायद नहीं दिया गया तो सेपरेट हो गया। हमने फिर ये कह दिया कि वो मैं आज साजिश आपको एक थी। बात बताऊं, हाँ। मैं वो शख्स हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी जी कि जो यहाँ के किसी इदारे से जो इस मुल्क के कानून की पासदारी और उसको मानने वाला शख्स है, और किसी इदारे से उसका कोई जाती इख्तलाफ नहीं है। लेकिन अगर कोई इदारा या इस मुल्क के कोई कल्प्रिट लोग ये समझें कि मैं उनसे डर जाऊंगा, तो ये मुमकिन नहीं है। नहीं, वो तो आपकी गुफ्तगू से भी लग रहा है। वैसे जो मेन चीज है ना, देखें बांग्लादेश के साथ भी जो मामला हुआ था वो ठीक नहीं था। वो यहाँ की रियासती जो गुंडागर्दी थी वो हुई थी कि अगर एक गवर्नमेंट बन गई है तो पाकिस्तान को क्या जरूरत है कि वो जाके पूरे इलेक्शन को तितर बितर कर दे, जो भी किया सारे इलेक्शन के साथ। मैं वही कह रहा हूँ, ये सारे का सारा निजाम जो खराब हुआ था उसमें कसूर जो था, ठीक है, उसमें आपके अपने इदारों का था, नहीं वो तो आपके पॉलिटिशियंस का था। और मेन चीज जब ये होती है, देखें आप जिस सो कॉल्ड डेमोक्रेसी की बात करते हैं उसको इस्लामी निजाम के ऊपर ज्यादा फोकियत देते हैं। वो डेमोक्रेसी के तहत ही वो लोग जीते थे यार, उनको बना लेने देते, क्या अजाब आ जाना। ये चीज है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वैसी सिचुएशन अल्लाह ना करे फिर बनती है बलोचिस्तान के मामले में या इवन किसी जो है बहुत जल्दी फिर देख लेंगे। गजवा हिंद की हदीस तो है ही, इसके बारे में आप जानते ही। वो गजवा हिंद, वो गजवा पाकिस्तान हो जाएगा फिर। नहीं, आप अगर दीन को स्टडी करें बेटा तो आपको इस चीज का आइडिया होगा। क्या गजवा हिंद की जो हदीस है उनमें एक हदीस है कि सिंध की तबाही हिंद से और हिंद की तबाही खरासान और चीन से। अच्छा। इसके ऊपर डॉक्टर सरार अहमद साहब के भी बहुत से बयान हैं, और भी दीगर लोगों को बहुत से बयान हैं। लेकिन अभी तो तबाही हमें आपस में देखने को मिल रही है। आपको एक बात बता देता हूँ, सिंध का जो इलाका था ना, ये वो इलाका था जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, कि जो जहाँ से दरिया सिंध शुरू होता था और ये नीचे तक चलता था, कहाँ तक, ये ऊपर शुरू होता था तिब्बत के उस एरिया से निकलता था। हाँ। तो नीचे सिंध तक चलता था, उसमें आपका पंजाब भी आता। तो फिर इन इलाकों की तबाही तो ऑलरेडी फिर लिखी जा चुकी है। अगर ये निज़ाम को नहीं बदलेंगे, अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए निज़ाम पे नहीं चलेंगे, ठीक है, और ये सोच के बैठे रहेंगे कि यार ये चीज़ें चलती रहेंगी तो जुल्म का निज़ाम नहीं चला करता। हाँ, तो तबाह हो तो रहे हैं, फिर मानो। अच्छा देखो ना, कौन तबाह हो रहा है? आप ही तबाह हो रहे हो, भारत नहीं हो रहा। तबाह आप हो रहे हो, सामने दिख रहा है तबाह होते हुए। 76 सालों से वो इलाका तबाह हो रहा है जब से आप बने हो। उसके पहले से भी तबाह हो रहा है वो, जब वो हमारे साथ भी था। मुबारक हो। गजवाए पाकिस्तान तो नाम बाद में आया ना, वो तो हिंदुस्तान ही था ना भाई। उस हिस्से में गजवाए हिंद हो रहा है, वो चल रहा है। भुखमरी की कगार पर आ गए हो ना, देश टूटने के कगार पर आ गया ना। इससे बड़ा गजवाए हिंद क्या होगा? अब उसका नाम बदल लो आप लोग, गजवाए पाकिस्तान कर लो, क्योंकि उस इलाके का नाम पाकिस्तान हो गया। पहले तो हिंद ही था। बाकी तो आप लोग कुछ समझदार हो, नहीं समझोगे तो ठीक है, उसमें क्या कर सकते। यूनिटी क्यों नहीं आ पाती? मुस्लिम उम्मा की एक तरफ हम बात करते हैं, कभी हम बात करते हैं पाकिस्तानियों की, क्या वजह, हमें इत्तेफाक क्यों नहीं आता? बस बात ये है कि जैसे ही कोई ऐसे बंदे आते हैं जो काम करने वाले होते हैं, हम लोग उनकी टांगे खींच देते हैं। अच्छा। और उस वजह से फिर लोगों में ये यूनिटी जो है ये फिर खत्म हो जाती है। ये बात है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? अगर हम मौजूदा गवर्नमेंट की बात करें जो कि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, इस सिचुएशन में अगर हम ये सुने कि भाई कश्मीर, चलिए छोड़िए, अब तो कुछ और बात हो गई। मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की तरह, अब तो पाकिस्तानी को जम्मू कश्मीर भी हमारा हिस्सा है, क्या जिस पर वो कब्जा किया वो, क्या उसे वो अपना हिस्सा बना लेगा? कभी नहीं बना सकता। हम भारतीय वेट कर रहे हैं कि एक दिन पाकिस्तान सरकार ऐलान करे कि जी ये पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, जिसे आप सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर कहते हो, हम उसे पाकिस्तान में मिला रहे हैं, पाकिस्तान का सूबा बना रहे हैं, गिलगित बाल्टिस्तान को मिला रहे हैं, पाकिस्तान का सूबा बना रहे हैं। अब करके दिखाओ। वी आर वेटिंग फॉर दैट। और जिस दिन ये हो गया उस दिन कांड हो जाना है, उस दिन कांड हो जाना है। और जो लोग ये कहते हैं कि 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर भारत के हिस्से में आया है, आप लोग जरा जाकर और पढ़िए सर,
कहां से ये चूरन लेके पी लेते हैं आप लोग? जब पाकिस्तान के लोग ऐसा सवाल उठाते हैं, मैं उनको एक ही जवाब देता हूं। 1947 में जब अटैक किया कबायलियों के साथ पाकिस्तानी फौज ने, उसके बाद जब महाराजा हरि सिंह ने हमारे साथ दस्तखत किए, एक्सेशन के पेपर पर साइन किए, वो वही पेपर था जो भारत में शामिल 550 से ज्यादा रियासतों ने साइन किए थे। सेम वही पेपर था, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। पाकिस्तान की तो औकात ही नहीं है चैलेंज करने की, छोड़ दो, वो तो बात की बात है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं, जिन्होंने पढ़ी है इन चीजों को, उनको पता है मैं क्या कह रहा हूं। उसके बाद वो भारत का हिस्सा तभी बन गया था। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, वो भारत का लगा उसी समय, तब हमने डिफेंड किया और आपको श्रीनगर से मार के भगाया, एलओसी पर मामला यूएन में पहुंच गया। तीसरी बात, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। 370 एक टेम्पररी आर्टिकल था जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था 1947 में, उसी वक्त, उसके बाद थोड़े दिन बाद स्पेशल स्टेटस देने के लिए जम्मू कश्मीर को। वो इस चीज का आर्टिकल नहीं था कि वो भारत का पार्ट है कि नहीं है, वो स्पेशल स्टेटस था। वो भारत का पार्ट तभी बन गया था जब राजा हरि सिंह ने साइन कर दिया, तभी वो भारत में शामिल हो गया था। तो इस मुगालते में मत रहिए कि 370 हटाने के बाद वो भारत का हिस्सा बना, नहीं। 370 हटाने के बाद वहां पर किए जाने वाले कामों में आसानी आ गई है। पहले बड़ी अड़चनें आती थी, कानूनी अड़चनें, वो हट गई, और तभी जाके इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, इतनी डेवलपमेंट हो रही है कि सऊदी अरब और दुबई भी वहां पे लाखों डॉलर, अरबों डॉलर आके इन्वेस्ट कर, समझे सर? और अभी तो शुरुआत हुई है, अभी धीरे धीरे तो और भी बहुत कुछ होना है, आना इसने भारत के साथ ही। देखते रहिए, जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। कमेंट जरूर करिए। नमस्कार, जय हिंद।